नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज हम पहुंचे हैं पुणे के अंदर, जो कि रियल एस्टेट के अंदर पिछले 2 साल में टॉप कर रहा है। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज इंडिया में सेल हो रही हैं वो पुणे के अंदर हो रही हैं। तो हमारे मन के अंदर भी बहुत सारे सवाल थे कि ऐसा क्या है पुणे के अंदर, चल के देखा जाए। तो आज ऑन ग्राउंड पे हम पहुँचे, हमने R&D करी और ढूंढा एक ऐसा शख्स जो हमें सारे पुणे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मार्केट के बारे में, रेंटल के बारे में बता सकता हो और जिसके पास तजुर्बा भी हो, एक्सपीरियंस भी हो। तो आज हमारे साथ हैं सुमित हीरानंदानी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमें, क्योंकि इतने दूर से हम आए थे और हमें लगता था कि आप टाइम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर। और एक छोटी सी इंट्रोडक्शन जी कस्टमर्स के लिए प्लीज जी। आप बता दें कि क्या आपकी कंपनी का नाम है और क्या आपका प्रोफाइल है। करेक्ट। मैं सुमित हीरानंदानी पुणे से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है हीरानंदानी प्रॉपर्टीज़, और हमारा जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, जिसे सर जी का भी ऑनलाइन प्रेजेंस है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, तो हमारा hallroomkitchen.com से जो प्रेजेंस है ये ऑनलाइन सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, और वहीं से हमारी पूरी कम्युनिटी ड्राइव होती है और वहीं पे हम बहुत सारे अपने रियल इस्टेट के कंटेंट बनाते हैं, जैसे सर जी बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया बना रहे हैं। तो सुमित जी, एक सवाल सबसे पहला जो हमारे लोगों के मन में था जी कि हर साल पुणे टॉप कर रहा है जी। ऐसा क्या है पुणे के अंदर कि लोग यहाँ माइग्रेट हो रहे हैं, लोग यहाँ पे आके घर ले रहे हैं जी। क्या ऐसी चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है या जो लोगों की जरूरत बनती जा रही है? करेक्ट। सर आपने जैसे बिल्कुल राइटली कहा, पिछले 2 साल से पुणे टॉप कर रहा है रियल इस्टेट मार्केट में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्लैट्स जो बिक रहे हैं हर साल। एक फाइनेंशियल ईयर में जितने बिकते हैं उसमें पुणे टॉप कर रहा है। तकरीबन 90,000 टू 1 लाख फ्लैट्स की सेल हो रही है हर साल। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, आप अगर देखोगे तो पुणे बेसिकली अभी एक IT हब बन चुका है, तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। तो पुणे में लोग जॉब करना चाह रहे हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी बनी हुई है। उसको आगे ले जाके अगर हम देखेंगे तो हर एक महाराष्ट्रियन का ख्वाब है कि उनका पुणे में एक फ्लैट होना ही चाहिए। ये एक बेसिक इमोशन जुड़ी हुई है अक्रॉस महाराष्ट्र। तो कोई भी महाराष्ट्रियन फैमिली हो, उनका अगर पुणे में एक फ्लैट है तो उसका एक ख्वाब होता है कि पुणे में एक फ्लैट तो लेना ही लेना है। फिर वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो, या फिर बच्चे पढ़ाई के हिसाब से यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर जॉब्स के हिसाब से पुणे में माइग्रेट हो रहे हैं, उस हिसाब से ले रहे हैं। सेकेंडली, अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे तो मुंबई एंड पुणे टॉप चॉइसेस रही है रियल इस्टेट के लिए। तो मुंबई अफोर्डेबल नहीं है, आप सब जानते हैं, तो बट उनके लिए पुणे एक अफोर्डेबल सेगमेंट बन जाता है, जहाँ पे मुंबई कर्स भी इन्वेस्ट करते हैं। और इसके अलावा जितने भी IT के सिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया, दिल्ली NCR हो गया, या फिर आप चेन्नई ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं पुणे एक बेटर ऑप्शन बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा पुणे एक लिवेबल सिटी है, तो जहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्राइम बहुत कम है, सोशल जो आप यहाँ पे लाइफ जीते हो वो काफ़ी अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जिसके वजह से लोग यहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं। दिल्ली से भी पास हो जाता है एक तरीके से, अगर आप देखोगे तो 2 घंटे की फ्लाइट है। एंड अगर आप चेन्नई देखोगे, हैदराबाद देखोगे, बेंगलोर देखोगे, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल जाती है। तो वहाँ के भी लोग साउथ इंडिया से एज वेल एज नॉर्थ इंडिया से लोग यहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं। IT के अलावा एजुकेशन बहुत बड़ा बैकग्राउंड है यहाँ पे, बहुत सारी आपको एजुकेशनल रिलेटेड कॉलेजेस, स्कूल्स के ऑप्शंस बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो पुणे जाना जाता था, ये एक रिटायरमेंट के हिसाब से भी लोग प्रेफर करते थे 40-50 साल पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, माउंटेन्स है, तो रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर एक काफ़ी ड्राइविंग फैक्टर है, तो MIDCs भी यहाँ पे काफ़ी सारी है, जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल हम जो कहते हैं वो सेक्टर्स भी काफ़ी सारा है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बना हुआ है। और इस वजह से ही आप देखोगे तो पुणे एक काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेफर्ड लोकेशन बन जाती है। जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया हमारे व्यूअर्स को। जी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सबसे पहले जब बंदा कोई यहाँ आता है जी, चाहे वो पढ़ने आता है, चाहे वो फर्स्ट जॉब करने आता है, तो सबसे पहले तो वो रेंट पे प्रॉपर्टी लेता है। करेक्ट। तो रेंट यहाँ पे सबसे छोटा 1 BHK होता है। 1 BHK और 2 BHK का एवरेज क्या प्राइस रेंट है, और किस किस लोकेशन का ज़्यादा लोग रेंट पे रहना पसंद करते हैं? करेक्ट। अभी आप पुणे अगर आप देखोगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिवाइडेड है, हर लोकेशन का अपना अपना रेंट ऑलरेडी डिसाइडेड है। लेकिन अगर आप
आईटी सेक्टर के पास रहना चाहते हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास रहना चाहते हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर जहाँ पे है प्रीडोमिनेंटली उसके आसपास अगर आप रहना चाहते हो तो 15 से 20 हज़ार रुपये का रेंटल आपको 1 BHK का यहाँ पे एक एवरेज चल रहा है। तो वो मिनिमम रेंटल रहेगा यहाँ पे 1 बेडरूम के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप बैचलर हो, अगर आप मान के चलिए एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे माइग्रेट हो रहे हो, या तो फिर आप बैचलर और आपने नई नई जॉब शुरू की है, उस हिसाब से आप देखो तो पीजी के बहुत सारे ऑप्शन है। तो 5,000 से लेके 10,000 तक आपको अच्छा पीजी का अकोमोडेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आपको बेसिक फैसिलिटीज भी मिल जाएगी और जिसमें आपको फूड या मील्स वगैरह भी प्रोवाइडेड यहाँ पे रहती है। दूसरा आता है, चलिए 1 BHK हम खरीद लें तो 1 BHK का जो स्टार्टिंग प्राइस है, लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट, प्लीज दोनों ही, और दोनों ही लोकेशन कौन सी लोकेशन पे लोएस्ट, कौन सी लोकेशन पे हाईएस्ट प्राइस है? जी, एंट्री मार्केट अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली 1 BHK एक प्रेफर्ड चॉइस बन जाती है हर एक बायर का। तो अगर आप पुणे में देखोगे तो कुछ लोकेशंस है जहाँ पे अभी 1 BHK बनना ऑल टुगेदर स्टॉप हो चुका है एंड डेवलपर्स 2, 3, 4 BHK पे ज़्यादा फोकस्ड है। बट अगर आप मार्केट में देखोगे तो 1 BHK आपको 30-35 लाख से स्टार्टिंग यहाँ पे मिल जाएगा एंड एक अच्छी लोकेशन में अगर आप चाह रहे हो तो 50-55 लाख के अराउंड आपको 1 BHK यहाँ पे पुणे में मिल जाएगा। 50-55 लाख के रेंज में जो आप 1 BHK देखोगे तो वो आपको थोड़ा सा IT पार्क के नज़दीक, कनेक्टिविटी बेटर है और स्कूल्स कॉलेजेस बेटर है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये एक एंट्री का आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग कॉस्ट 30-35 लाख ऑल इंक्लूसिव पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ एंड 50-55-60 लाख में आपको बहुत अच्छे लोकेशंस पे मिल जाएगा। हालांकि आजकल डेवलपर्स 1 BHK ना के बराबर मार्केट में बना रहे हैं। अब आती हैं 2 BHK जी, जो मोस्ट प्रेफर्ड है 2 BHK क्योंकि छोटी फैमिली होती है और वो उनके लिए 2 BHK सफिशिएंट स्पेस होता है। करेक्ट। तो वो कितने प्राइस से शुरू हो जाता है? जी, 2 BHK अगर आप देखोगे तो 60 लाख के अराउंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पुणे वेस्ट की अगर मैं बात करूँ, वहीं अगर आप नॉर्थ पुणे में जाओगे या तो फिर साउथ पुणे में जाओगे तो 40-45 लाख से भी 2 BHK स्टार्ट हो जाता है। 600-650 स्क्वायर फीट कारपेट का आपको यहाँ पे 2 BHK मिल जाएगा। एंड अगर आप जैसे पुणे वेस्ट में देख रहे हो, जो टूवर्ड्स मुंबई वाला साइड आ जाता है, लोनावला वाला साइड आ जाता है, तो यहाँ पे आपको 60 लाख में एक 2 BHK 700-750 स्क्वायर फीट का स्टार्टिंग कॉस्ट है। अपर लिमिट तो है नहीं, जितना प्रीमियम आपको चाहिए उतना प्रीमियम इन्वेंट्री आपको मिल जाएगा। बड़े कारपेट एरियाज 850 स्क्वायर फीट का, 800 स्क्वायर फीट का विथ वॉक इन वार्डरोब अगर हो तो वो लोगों का प्रेफरेंस है 80 लाख से 95 लाख के बीच में। एक हमने देखा कि यहाँ मैक्सिमम जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो हाई राइज बन रही हैं। करेक्ट। तो क्या लो राइज बिल्डर बना नहीं रहा है या कोई कंस्ट्रेंट है उसके अंदर? राइट। पुणे में अगर आप देखोगे तो हाई राइज कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। इसका कुछ रीज़न ऐसा भी है कि जहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि आप हाई राइज कंस्ट्रक्शन पे जाइए। इससे क्या हो जाएगा ना कि आप बहुत ज़्यादा सिटी एक्सपांड नहीं करोगे, उसकी एक्सपांशन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी एंड सेकेंडली रीडेवलपमेंट भी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे एक UDPCR करके एक रूल अप्लाई हुआ था, मुझे लगता है 2.5 से 3 साल पहले, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एडिशनल FSI देना स्टार्ट किया डेवलपर्स को, ताकि वो जो पहले 12-15 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनाते थे वो अब 25 से 35 फ्लोर तक, 40 फ्लोर तक भी अभी बिल्डिंग्स बना पाएंगे। तो उनको FSI का सप्लाई अभी मतलब गवर्नमेंट के एंड से जो है एडिशनल दिया जा रहा है, ताकि वो हाई राइज डेवलपमेंट कर पाए और सिटी जितना हॉरिजॉन्टली वाइड एक्सपांड होती जा रही थी उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। उस हिसाब से गवर्नमेंट का भी यहाँ पे सपोर्ट है डेवलपर्स को। अब लास्ट 3 BHK या 3+1 जी, वो जो प्रीमियम सेगमेंट है, करेक्ट, बड़ी फैमिलीज के लिए है, करेक्ट, उसका क्या प्राइस रेंज है? करेक्ट। अगर आप एंट्री लेवल का देखना चाहते हो तो 80-85-90 लाख में आपको 3 बेडरूम मिल जाएगा, 900 to 1000 स्क्वायर फीट का। लेकिन हाँ, आपको प्रीमियम चाहिए, जैसे 1200-1500 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम चाहिए, तो 1.5 करोड़ का बजट अगर आप रखते हो तो प्राइम से प्राइम लोकेशन में आपको मिल जाएगा। और बहुत ही लेविश चाहिए 3.5 बेडरूम, 4 बेडरूम का, तो वो आपको 1500 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट का लगभग आप पकड़ के चलिए कि 2 CR से 2.50 CR की रेंज में आप पकड़ के चलिए। ये मैं बहुत ही मतलब लेविश लोकेशंस में नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ, IT पार्क्स के आजू बाजू में कनेक्टिविटी अच्छी है, स्कूल्स कॉलेजेस अच्छे हैं, बाकी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, उन मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। अब जो स्मॉल टाउन्स होते हैं वहाँ सबके पास अपना घर होता है, छत भी अपनी होती है, प्लॉट भी अपना होता है, तो यहाँ वो अपना घर वाला जो कंसेप्ट है उसके लिए जो प्लॉट चाहिए होंगे, तो प्लॉटिंग के क्या प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे? बिल्कुल है, प्लॉट्स के प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल। NA प्लॉट्स में यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। NA प्लॉट में क्या हो जाता है, गेटेड कम्युनिटी बनाते हैं डेवलपर्स, जहाँ पे 50-60% आपको ओपन स्पेस मिलता है। देन जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जैसे कंक्रीट के रोड्स, ड्रेनेज, लाइट सप्लाई, वाटर सप्लाई और एमटीज वगैरह, पार्क्स वगैरह अंदर जो होती हैं क्लब हाउस के साथ साथ, वो यहाँ पे अवेलेबल है। उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 60 to 70 लाख रुपीज़ एक गुंठा
यानी 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट आपको 60-70 लाख रुपीस में मिल जाएगा। हालांकि उस पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, तो आपको 2000, 3000, 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेना ज़्यादा प्रेफर्ड होगा मेरे ख्याल से, जहाँ पे आप प्रॉपर एक बंगलो, इंडिपेंडेंट बंगलो आप बना पाए। तो ये कॉस्टिंग रहेगा उसका। जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं वो गुंठे का मतलब होता है यहाँ 100 गज। तो जो 100 यार्ड का प्लॉट है वो 65 लाख रुपीस का, यानी 65,000 रुपये गज का रेट जो है नॉर्थ इंडियंस के लिए। मैं थोड़ा और समझा दूं, यहाँ गुंठा चलता है। गुंठा का मतलब होता है 100 गज का प्लॉट। तो जो विलास हैं जो ऑलरेडी बन के लोग बनाते हैं जी, तो वो 1 गुंठा में बनाते हैं या 2 गुंठा में बनाते हैं? यहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट का थोड़ा सा स्टैंडर्ड साइज माना जाता है और 4 बेडरूम विला या बंगलो कह लीजिए, इंडिपेंडेंट बंगलो या इंडिपेंडेंट विला की अगर मैं बात करूँ, जिसकी कॉस्टिंग 3 CR ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है। ये आपको प्राइम लोकेशंस में नहीं मिलेगी, एकदम सिटी के लिमिट्स में नहीं मिलेगी। सिटी से आप अगर 10-15 मिनट ट्रैवल करने के लिए रेडी हो और आपको लगता है कि मुझे ऐसा ही ग्रीनरी के आजू बाजू में हिल्स फेसिंग या फिर वैसा थोड़ा शांति के साथ चाहिए, गेटेड कम्युनिटी चाहिए क्लब हाउस एमिनिटीज के साथ, तो वो आपको 3 CR 3 करोड़ ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो वही 2.5-3 गुंठा में बनेगा? 2.5-3 गुंठा में बन जाएगा। यस, आपको रेडी विलास भी मिल जाएंगे। 1 साल 2 साल का पोजीशन ऑप्शन आपको चाहिए, 3 साल के पोजीशन ऑप्शन आपको चाहिए, जहाँ पे आप पेमेंट भी आराम से कर पाओ, तो उसके भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। नॉर्थ इंडिया में एक बड़ी समस्या है कि प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ गए हैं, मार्केट वैल्यू जी, लेकिन जो सर्कल रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट के मिनिमम रेट्स होते हैं रजिस्ट्रेशन के, वो कम है जी। तो गैप बहुत है जी। यहाँ क्या सीन है? यहाँ जिस वैल्यू का रेट है बाजार का, बिल्डर का, सेम वैल्यू पे ही रजिस्ट्रेशन होता है और उसी के हिसाब से बैंक लोन होता है जी। यहाँ पे डेफिनेटली सर्कल रेट या गवर्नमेंट का रेडी रेकनर रेट जो हम कहते हैं और जो डेवलपर्स का रेट है, इसमें मार्जिन है बट बहुत ज़्यादा गैप नहीं है जैसे नॉर्थ इंडिया में आप कह रहे हो। यहाँ पे आप पकड़ोगे तो 10 to 20-25% का गैप रहेगा। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे आप फ्लैट सिस्टम या अपार्टमेंट सिस्टम्स में जाते हो, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर सर्कल रेट 1 करोड़ का है तो बिल्डर्स उसको 1 करोड़ 20 लाख के आसपास जो है बेच रहे हैं। तो ज़्यादा गैप नहीं, बट 20% का आप गैप यहाँ पे मान सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट का वैल्यूएशन और जो डेवलपर का वैल्यूएशन है, इसमें 20% का गैप है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यही अगर आप कमर्शियल में जाओगे, ऑफिस स्पेसेस में जाओगे या फिर प्लॉट्स में जाओगे, तो गैप 50% से लेके 80% का भी हो सकता है, बट रेसिडेंशियल में उतना गैप नहीं है। उतना गैप नहीं है, और इसलिए फिर बैंक लोन भी ज़्यादा मिलता होगा? बैंक लोन डेफिनेटली ज़्यादा मिलता है, और यहाँ पे अगर आप बैंक लोन की बात करें तो 80% 90% का बैंक लोन आराम से मिल जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो कम्युनिटी है, ये सारी सैलरीड कम्युनिटी है पुणे में, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि 80% जो सैलरीड लोग हैं वही बाय कर रहे हैं रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें। तो उनको 80-90% की वैसे भी रिक्वायरमेंट रहती है। 20% अराउंड डाउन पेमेंट वो खुद करते हैं, बाकी का लोन फैसिलिटीज़ वो लोग यूज़ कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी है जी, रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है, वो रेडी रेकनर के हिसाब से कितने परसेंट है? स्टैम्प ड्यूटी पुणे में 7% है। यही अगर आप सिंगल लेडी कोई लेती है फ्लैट, तो उसको 1% का एक वेवर भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो 6% स्टैम्प ड्यूटी उस केस में आपको मिल जाता है। बट स्टैंडर्ड आपको 7% स्टैम्प ड्यूटी पुणे में लागू है। कुछ हमने ऐड देखी थी कि फार्म हाउस के प्रोजेक्ट्स जी, तो क्या यहाँ के जो लोग हैं वो फार्म हाउसेस के अंदर भी इंटरेस्ट रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या रहना पसंद करते हैं? जी, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो फार्म हाउस का ट्रेंड है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं कहूँगा कि 1 और 2% ही ट्रेंड है। एक तो उसमें चैलेंज ये हो जाता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको खुद से देखने पड़ते हैं, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या कॉरपोरेशन उसको प्लान पास नहीं कराता है। तो मैं एक लोकल, मान लीजिए लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने अपना फार्म हाउस का प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट डेवलप किया और उसे सेल करने के लिए स्टार्ट किया। मुझे कहीं से भी सैंक्शन लाने की ज़रूरत नहीं। तो उस केस में ट्रस्ट 99% यहाँ पे लोगों का फॉल हो जाता है, और उसका सप्लाई भी कम है मार्केट में। और वो सब सप्लाई भी है, वो पुणे से आप मान लीजिए 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूरी पे है, तो वो हर किसी की प्रेफरेंस नहीं है। और एक कानून जो एग्रीकल्चर लैंड को लेके है कि किसी और स्टेट का बंदा अगर यहाँ एग्रीकल्चर लैंड बाय करना चाहे जी, तो वो क्या कर सकता है? वैसे तो आप बाय कर सकते हो लैंड पार्सल, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि कुछ टर्म्स ज़रूर है, वो आपको एक बार देखनी पड़ेगी। बाकी अगर आप NA प्लॉट लेते हो, जैसे नॉन एग्रीकल्चर हो गया या वैसे हो गया, वो तो आप फ्रीली बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर आपको यहाँ पे एज ए डेवलपर आना है या फिर आपको उस हिसाब से लैंड परचेस करनी है या कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसके लिए काफ़ी ओपन है। दूसरा,
जैसे नॉर्थ इंडिया में सरकार ने बहुत एरिया डेवलप किए हैं, मॉडल जी टाउन्स डेवलप किए हैं, पंजाब के अंदर बहुत किए हैं। जी गवर्नमेंट ने खुद लैंड लिया, खुद उसको डेवलप किया, जी खुद उसकी प्लॉटिंग करी और जी खुद सेल किया। जी। तो क्या यहाँ गवर्नमेंट के भी कुछ प्लॉटिंग प्रोजेक्ट आए आए हैं या आ रहे हैं? पुणे में अनफॉर्चुनेटली नहीं है गवर्नमेंट के ऐसे एज सच प्रोजेक्ट्स की वहाँ पे वो खुद डेवलप करें एंड खुद मार्केट में सेल करें, ऐसा तो नहीं है। बट गवर्नमेंट का यहाँ पे सपोर्ट इस हिसाब से बहुत रहा है कि जहाँ पे थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स वाला जो एरिया है उसे ये लोग कॉरपोरेशन में टाइम टू टाइम इंक्लूड करते हैं। जैसे आज आजू बाजू के जो विलेजेस हैं वहाँ पे जैसे डेवलपमेंट अभी बूस्टअप हो रही है, तो उन्हीं दिनों में ये लोग क्या करते हैं, उन लैंड्स को या फिर उन विलेजेस को कॉरपोरेशन में इंक्लूड कर लेते हैं। वहाँ पे जो बेसिक इंफ्रा चाहिए जैसे रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया 24 आवर्स का, वाटर कनेक्शन हो गया, ड्रेनेज कनेक्शन हो गया, तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी जोर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। तो वो फैसिलिटीज़ जैसी वहाँ पे आ जाती है तो वहाँ पे डेवलपमेंट और बूस्टअप हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, डेवलपर्स भी लैंड एक्विजिशंस करते हैं आउटसाइड ऑफ पुणे में, वो एक बार कॉर्पोरेशन में आ जाती है तो उनको भी बूस्ट मिल जाता है बिकॉज इंफ्रा उनको रेडी मिल जाता है। रेडीमेड। अब इसमें गवर्नमेंट के तो ये हो गया कि सड़कें बना रही है, उसके जी अलावा कोई जैसे मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं या और जी कोई बड़े प्रोजेक्ट जो कि इंफ्रा के साथ रिलेटेड हैं, राइट, गवर्नमेंट कुछ लेके आ रही है? करेक्ट। रिसेंट डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप सभी भी जानते होंगे 1 मई से महाराष्ट्र दिन पे 2026 में मिसिंग लिंक जो प्रोजेक्ट था जो कनेक्ट कर रहा था पुणे मुंबई को, उसका जो है उद्घाटन हो गया, इनॉग्रेशन हो गया। इसकी वजह से पुणे मुंबई का जो ट्रैवल टाइम है ये 30 मिनट से लेकर 45 मिनट से रिड्यूस हुआ है। इससे क्या हो जाता है कि इन्वेस्टर्स जो है मुंबई के वो यहाँ पे थोड़ा सा और इंक्लाइन हो जाते हैं बिकॉज पुणे कंपेरेटिवली काफ़ी जो है अफोर्डेबल है इन कंपेरिजन टू मुंबई। तो वो एक मेजर प्रोजेक्ट था जो रिसेंटली यहाँ पे हैंड ओवर हुआ है। पुणे में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है, उसके लिए लैंड एक्विजिशन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स जो पुणे को काफ़ी बूस्ट करेगा। इसके अलावा मेट्रो जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। कुछ लाइंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, कुछ लाइंस कंप्लीशन फेजेस पे हैं और एक्सपांशन जो है इन लाइंस की होने वाली है उसका ऑलरेडी प्लान यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रोड की डेवलपमेंट जो प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं ये लोग। 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट, 120 फीट के रोड्स जो डीपी प्लान यहाँ पे किया जाता है वो बहुत पहले से ही किया जाता है ताकि सड़कें बड़ी हो तो वहाँ पे जो है बाकी डेवलपमेंट भी आसानी से पहुँच पाए। जो जनरल इंडस्ट्री है जी जिसमें ऑटोमोबाइल है या और भी जी वैसे, जी वो ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जी जो और ग्रो कर रही हैं जी और उसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है? जी। पुणे में बेसिकली आईटी प्रीडोमिनेंट है, ऑटोमोबाइल प्रीडोमिनेंट है, एजुकेशन सेक्टर प्रीडोमिनेंट है। इसके अलावा स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है पुणे में, जहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी बूस्ट दे रही है और यहाँ के लोकल जो आप मान लीजिए बिजनेस क्लास के लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन होते हैं। बहुत सारे यहाँ पे कॉन्क्लेव्स भी होते हैं, तो लोग वहाँ पे मीटिंग्स अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और किसी की भी कोई आइडिया है, कोई फंडिंग किसी को चाहिए तो वो काफ़ी सारा यहाँ पे हो रहा है। तो स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है पुणे के अंदर करंटली, अगर आप देखोगे तो वो एक अच्छा है। इसके अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे? जी एवरेज प्राइस क्या है? ऑफिस स्पेसेस जो हैं, क्योंकि जी आईटी है तो ऑफिस स्पेसेस करेक्ट डेफिनेटली बिकते होंगे, करेक्ट तो करेक्ट एक एवरेज ऑफिस स्पेस की क्या कॉस्ट है और उसके रेंट क्या आता है? जी। अगर आप रेसिडेंशियल देखोगे तो यहाँ पे वैसा ही चल रहा है जैसे अक्रॉस इंडिया है। 3% 4% का आपको रेंटल पे आरओआई आएगा इन टर्म्स ऑफ अगर आप रेसिडेंशियल फ्लैट्स लेते हो तो। बट रेसिडेंशियल फ्लैट्स की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है क्योंकि अगर आपको रीसेल करना है तो वो बहुत क्विक रीसेल हो जाता है, बहुत कम टाइम में हो जाता है। यही अगर आप कमर्शियल में जाओगे तो यहाँ पे लोगों का जो एक प्रेफरेंस है कमर्शियल में वो है ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स, जिसको सबसे ज़्यादा डिमांड है, जो बहुत कम टाइम में बिक जाती है और उसका प्राइसिंग भी सबसे ज़्यादा होता है। आप मान के चलिए कि कमर्शियल शॉप्स जो ग्राउंड फ्लोर पे है ये 25,000 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये मैं रेट बोल रहा हूँ सेलेबल पे, जहाँ पे आपका कारपेट एरिया से 1.5 गुना आपका सेलेबल एरिया हो जाता है, उस पर आपको 25,000 30,000 रुपये स्क्वायर फीट पे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स बिकती है और जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड भी है और क्विक सेल भी हो जाती है। अगर आप ऑफिस स्पेसेस में जाओगे तो ऑफिस स्पेसेस आपको समवेयर अराउंड 8,000 से लेके 15,000 के बीच में मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन। आप कितना प्राइम लोकेशन के नज़दीक हो उतना प्राइस का ये रहेगा। कमर्शियल जो शॉप्स है यहाँ पे आपको 5% से 10% के बीच में आरओआई दे सकता है, डिपेंड्स ऑन दी लोकेशन, फुटफॉल कैसा है क्या है उसके ऊपर। और अगर आप ऑफिस स्पेसेस की जैसे आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 4% से लेके 8% के बीच में आरओआई मिलना चाहिए। हालांकि ऑफिस स्पेसेस का सप्लाई थोड़ा ज़्यादा है पुणे मार्केट में, आप अगर उसे अच्छे किसी को लीजिंग कर पाओ तो आपको आरओआई अच्छा आ जाएगा, अराउंड 7 to 8% का आरओआई आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडियो अपार्टमेंट्स का बहुत अच्छा सप्लाई है, डिमांड है,
पुणे मार्केट में, बिकॉज बैचलर एकोमोडेशंस बहुत प्रेफर करते हैं यहाँ पे लोग, जिसके लिए 15,000 रुपये पर मंथ का रेंट भी देने के लिए रेडी है फॉर वन सिंगल बेड। तो वहाँ पे आपको 30 लाख 35 लाख में स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे 7 to 8% का अश्योर्ड ROI आपको लिखित में दिया जाता है, जो आपको 10 साल के लिए मिलेगा। वेरी गुड। अब ये हो गया जनरल जी। अब हम अगर नॉर्थ इंडिया से कोई बंदा पुणे की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहे एज ए इन्वेस्टमेंट ओन जी, तो क्या क्या बाय करना चाहिए और क्या टाइम हॉरिजन होना चाहिए, कितने साल के लिए होल्ड करे और कितना उसको परसेंटेज ग्रोथ होगा? राइट, मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अपार्टमेंट्स फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज वो सबसे सेफेस्ट है, ईजी टू लिक्विडेट है और एप्रिसिएशन भी ऑन एन एवरेज 10% से लेके 17-18% तक पर ईयर एप्रिसिएशन कर रही है। डिपेंड करता है कि आप एवरेज प्रोडक्ट ले रहे हो, एक अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट ले रहे हो, या ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो कि जिसकी जो स्कैरसिटी है, रेयर जो है, वो आपको मार्केट में वैसा ही बना रहेगा, और जब फ्यूचर में आप उसको रीसेल करोगे तो उसका प्राइस भी उसी तरीके से ग्रो होगा। तो अपार्टमेंट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑन एन एवरेज आग बंद करके कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो 10% का तो आपका ROI निकल के ही आता है, बट अच्छी प्रॉपर्टी लोगे तो 15% का आपको अपार्टमेंट्स में एप्रिसिएशन मिल जाता है, ईजी टू लिक्विडेट भी हो जाता है। और आप प्री लॉन्च फेज में प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें पुणे में, बिकॉज मार्केट प्राइस से आपको 5% 10% से कम प्राइस में वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। 3 से 4 साल का आपको टाइम पीरियड मिल जाता है पेमेंट करने के लिए, और जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है 40-50% तो वैसे ही एप्रिसिएशन मिल जाता है आपको। तो उस प्राइस पे अगर आपको रीसेल करना है तो एज इट इज़ ब्रांड न्यू अनयूज्ड फ्लैट आपको रीसेल के लिए अगर आप मार्केट में लाओगे तो वो बहुत प्रेफर्ड होगा और बहुत कम टाइम में वो रीसेल हो जाएगा। और प्री लॉन्चिंग की प्रॉपर्टीज के अंदर भी क्या बैंक लोन कर रहा है? बैंक लोन मिल रही है। प्री लॉन्च यहाँ पे ऐसा होता है कि प्री लॉन्च का मतलब ये होता है कि रेरा आ चुका है, सैंक्शंस आ चुकी है, एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है, बस बिल्डर को अभी 200, 300, 500 इन्वेंट्रीज एक साथ बेचनी है। ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो चुका है, ऐसे नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन सारा हो चुका है, लेकिन वो कलेक्ट कर रहे हैं टोकन्स। तो टोकन्स के बेसिस पे वो क्या करते हैं, लॉन्च पे एक एडिशनल डिस्काउंटेड प्राइस लाते हैं, तो उस प्राइस बेनिफिट आपको डायरेक्टली मिल जाता है, और आपको बैंक लोन 80-90% का बैंक लोन भी मिल जाता है, किसी भी बैंक से आपको चाहिए। बिल्डर्स इनफैक्ट खुद ही तैयार रहते हैं, वो सारे बैंक से अप्रूवल लेके रखते हैं। तो कुछ साल पहले दिल्ली में एक ट्रेंड चला था जी कि आप जितनी आपकी लोन की एलिजिबिलिटी है उतना आप लोन लीजिए, और जब बिल्डिंग बन जाए तब तक लोन की EMI स्टार्ट नहीं होगी जी। अब जब बिल्डिंग बन गई तब किसी को सेल कर दीजिए जी, और आपको प्रॉफिट में से जो 1 साल का 2 साल का इंटरेस्ट है वो पे करने के बाद पैसा बचता था जी। तो ये रिस्क अभी की जो पुणे की मार्केट में क्या लिया जा सकता है? पुणे में ऐसे बैंक की ऑफर तो मैंने नहीं देखी है जहाँ पे बैंक आपको नो EMI का ऑप्शन दे रही है। हालांकि कुछ बिल्डर्स के पास ये ऑप्शंस हैं, बट आपको वहाँ पे पोजीशन तक, मान लीजिए अगर EMI नहीं भी देना है तो पोजीशन पे आपको बैंक एक ऑप्शन देती है कि जितना भी आपका इंटरेस्ट अभी तक कलेक्ट हुआ है वो आप एक साथ पे कीजिए, जिस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, या तो फिर वो एग्जैक्ट अमाउंट हम प्रिंसिपल पे ऐड करेंगे और उसके ऊपर आपका EMI स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये कोविड में बहुत ट्रेंडिंग था पुणे में 2020-2021 में, लेकिन अभी वो मार्केट में ऑप्शंस ना के बराबर है करंटली। तो बहुत सारी जानकारियाँ हमें आज सुबह जी ने दी हैं और बहुत टाइम लिया है इनका हमने। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़, पुणे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी बाय करना है, तो ये हाईली रिकमेंडेड हैं सुमित जी हमारी तरफ से, और मार्केट में भी इनका बहुत पुराना नाम है, रेपुटेशन है, और तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। और अब आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं से भी पुणे में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में बच्चों को पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो आज ही पुणे में इन्वेस्ट कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक और जानकारी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।